हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूपीपीसीएल जेई 2022 के जो जेई का पेपर हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 40 तक देखने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में, टीओ यानी कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, टीपी यानी कि पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, टीएन यानी कि मोस्ट लाइकली टाइम दिया गया है। तो बोला गया है कि प्रोबेबिलिस्टिक टाइम इज गिवन बाय, यहाँ आपको प्रोबेबिलिस्टिक टाइम का फार्मूला पूछा हुआ है। तो इसका फार्मूला जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जो भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दिया गया यानी कि टीओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम की डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद इस फार्मूले को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो टीओ होता है, टीओ का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अब मैं इस ऑप्टिमिस्टिक टाइम को बताता हूँ कि ये टाइम होता है, ये मिनिमम पॉसिबल टाइम होता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मिनिमम पॉसिबल टाइम यूज्ड फॉर एन प्रोजेक्ट ऑब्लिक एक्टिविटी, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। यानी किसी भी प्रोजेक्ट में जो हमारा मिनिमम पॉसिबल टाइम यूज होता है उसी को हम लोग ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। पेसिमिस्टिक टाइम क्या होता है? पेसिमिस्टिक टाइम हमारा होता है मैक्सिमम पॉसिबल टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम हमारा होता है मैक्सिमम पॉसिबल टाइम यूज फॉर इन प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल टाइम यूज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। और यहाँ पर दिया गया मोस्ट लाइकली टाइम, इसको देख लेते हैं। अब मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है? टीएन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। तो जो मोस्ट लाइकली टाइम होता है ये वो टाइम होता है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो नॉर्मली टाइम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? नॉर्मल टाइम यूज्ड फॉर एन प्रोजेक्ट, नॉर्मल टाइम यूज्ड फॉर एन प्रोजेक्ट या फिर एक्टिविटी, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मोस्ट लाइकली टाइम। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो मिनिमम पॉसिबल टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। टीपी जो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, और मोस्ट लाइकली टाइम होता है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए जो नॉर्मली टाइम यूज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। ऐसे एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लेते हैं कोई आपका ब्रिज है, उसका आपको क्या करना है? निर्माण करना है। या फिर कोई सरकारी बिल्डिंग का निर्माण करना है, जैसे हॉस्पिटल का निर्माण करना है, या फिर कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करना है। तो उसको बनाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। जितना नॉर्मली टाइम लगना चाहिए उतना टाइमली टाइम लगना चाहिए। अगर उसी टाइम में वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है या फिर ब्रिज कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम को बोलेंगे मोस्ट लाइकली टाइम। यानी कि जितना टाइम लगना चाहिए उतना ही टाइम लगा तो टाइम बोला जाएगा नॉर्मल टाइम। तो यानी टीएन को मोस्ट लाइकली टाइम बोलते हैं। नॉर्मली टाइम जो यूज होता है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए वो होता है हमारा मोस्ट लाइकली टाइम। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग इसका फार्मूला देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक टाइम क्या होता है। यहाँ पर देख लें हम प्रोबेबिलिस्टिक टाइम। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम डिवाइडेड बाय 6। ये आपका फार्मूला होता है। इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे देगा, पेसिमिस्टिक टाइम दे देगा और मोस्ट लाइकली टाइम दे देगा। यहाँ से आपको प्रोबेबिलिस्टिक टाइम पूछा जा सकता है, या फिर आपको प्रोबेबिलिस्टिक टाइम दे देगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम दे देगा, पेसिमिस्टिक टाइम दे देगा। आपसे यहाँ पर मोस्ट लाइकली टाइम पूछा जा सकता है। तो इसमें 4 वेरिएबल हैं, इसमें से आपको कोई भी 3 दे करके चौथी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये आपके जो सिलेबस में टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आज का जो सेकंड क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया? पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट। यानी कि कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट का पार्ट नहीं है। यहाँ पर लिखा गया कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट। कोल फायर्ड मतलब होता है कि कोल को बर्न करके उसकी स्टीम एनर्जी का यूज करके जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं
उस पावर प्लांट को बोलते हैं कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट, या फिर इसको नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा पार्ट थर्मल पावर प्लांट का है? तो कंडेंसर थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, टरबाइन भी थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, चिमनी भी थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। कंडेंसर का काम क्या है? जो टरबाइन से हमारी एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है उसको कंडेंस करने का काम क्या करता है? कंडेंसर करता है। टरबाइन क्या करता है? ये हमारी स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि ये भी हमारा थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। चिमनी क्या करता है? जो भी बॉयलर में हमारा कोल बर्न होता है, जो उससे वेस्ट गैसेज निकलती हैं उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए हम चिमनी का यूज करते हैं। तो जो कंडेंसर हो गया, टरबाइन हो गया, चिमनी हो गया, ये तीनों चीज़ें कहाँ यूज होती हैं? थर्मल पावर प्लांट में यूज होती हैं। थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है। अब यहाँ पर दिया गया मॉडरेटर। अब मॉडरेटर का यूज क्या होता है? मॉडरेटर क्या करता है? हमारे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को रिड्यूस करने का काम क्या करता है? मॉडरेटर। और इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। हम लोग इसका यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है तो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होती है। जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है 29% होती है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है ये होती है 30 to 40%। 30 to 40% न्यूक्लियर पावर प्लांट की। और थर्मल पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी 29%। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसको हम लोग बेस लोड प्लांट की तरह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? बेस लोड प्लांट की तरह यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन नंबर 22 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, इन PLC द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द इंटायर प्रोग्राम टेक्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। यानी कि हम PLC में जो भी इंटायर प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम देते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग स्कैन टाइम। क्या बोलते हैं? स्कैन टाइम। अब ये PLC है, PLC में क्या होता है मैं बता देता हूँ। PLC में आपका एक होता है प्रोसेसर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इसमें क्या होता है? इनपुट मॉड्यूल होता है, दूसरा क्या होता है? आउटपुट मॉड्यूल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट मॉड्यूल, दूसरा क्या होता है आपका? आउटपुट मॉड्यूल होता है। आउटपुट मॉड्यूल यहाँ पर क्या होता है? आपका प्रोसेसर होता है। और यहाँ पर क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। आपकी क्या प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे आपका लैपटॉप हो गया या फिर आपका डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप क्या देते हैं? इनपुट आप देते हैं, पावर इनपुट देते हैं। ठीक है, तो आपने इनपुट दिया, इनपुट मॉड्यूल, तो यहाँ पर प्रोसेस हुआ, उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर आपका जो भी प्रोसेसिंग डिवाइस होगा, लैपटॉप हो गया, फिर आपका डेस्कटॉप होगा। तो किसी भी प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैन टाइम। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, ये क्या पूछा गया है? इन ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर द डैश लोड इज द लीडिंग पावर फैक्टर लोड। अब यहाँ पर सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें लोड है जो कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड को शो करता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसका सबसे पहले मैं डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ कि जो हमारा सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर एक बार मैं बना लेता हूँ इसका डायग्राम। ये आपका थायरिस्टर लगा होता है यहाँ पर, और इसमें जो हमारा यूज होता है 3 वायर DC बैटरी का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर में, इस वजह से थोड़ा महंगा पड़ता है।
ये डायोड्स कनेक्टेड है, ये डायोड का मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ये डायोड कनेक्टेड है। अब यहाँ पर मैं लोड लगा दे रहा हूँ। ये क्या है, लोड है आपका, ठीक है। ये हम डीसी सोर्स है Vs/2, इसको हम Vs/2 क्यों कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, थायरिस्टर, ये थायरिस्टर हमारा T1 है, थायरिस्टर हमारा D2 है। ये क्या हमारा डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। यहाँ पर हमारा लोड लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सब सपोज करते हैं RLC लोड लगा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि लीडिंग पावर फैक्टर कब होगा। अब ये जो RLC ओवर डैम्प्ड होता है, ओवर डैम्प्ड के केस में हमारा क्या होता है कि XC की जो वैल्यू होती है, ओवर डैम्प्ड के केस में हमारी XL की जो वैल्यू होती है, XL की वैल्यू होती है ग्रेटर देन XC होती है, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, एक अंडर डैम्प्ड के केस में हमारी XC की जो वैल्यू होती है XL से ग्रेटर होती है, XC की वैल्यू जो होती है हमारी XL से ग्रेटर होती है। और अंडर डैम्प्ड के केस में हमारा क्या होता है, ओवर डैम्प्ड के केस में हमारा क्या होता है, XL की वैल्यू क्या होती है, XC से ग्रेटर होती है। तो इस केस में हमारा हो जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर। RLC ओवर डैम्प्ड के केस में लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, और RLC अंडर डैम्प्ड के केस में हमारा क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड कौन सा होगा, तो RLC अंडर डैम्प्ड होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर जो होता है, इसका हल्का सा वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं। जो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता है, ये क्या करता है कि आपका जो इनपुट सप्लाई होता है उसके हाफ साइकिल के लिए एक थायरिस्टर ऑन होता है, और दूसरे हाफ साइकिल के लिए दूसरा थायरिस्टर ऑन होता है, ठीक है। और जो भी आपका लोड लगा हुआ उसके एक से आपका आउटपुट मिलता जाता है। तो यहाँ पर आपका लीडिंग पावर फैक्टर लोड पूछा हुआ है, तो आपका लीडिंग पावर फैक्टर के लिए अंडर डैम्प्ड हो जाता है, जिसमें कि XC की वैल्यू यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होता है, इसलिए ये लीडिंग पावर फैक्टर लोड कहलाता है। और अंडर डैम्प्ड में इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कंपेरिजन में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर D होगा ये राइट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और आज का 5वां क्वेश्चन है। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर बोला गया है द पिकअप वैल्यू ऑफ ए रिले इज 7.5 एम्पियर एंड द फॉल्ट करंट इन द रिले इज 30 एम्पियर। इट्स प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, यहाँ पर आपको प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। यहाँ पर होता है PSM, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। इसका फार्मूला होता है फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइडेड बाय पिकअप वैल्यू, पिकअप करंट, ठीक है। तो रिले कॉइल में जो भी फॉल्ट करंट होता है डिवाइडेड बाय पिकअप करंट। अब यहाँ पर देखेंगे फॉल्ट करंट क्या दिया हुआ, फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल दिया 30 एम्पियर, तो यहाँ 30 रख देंगे, डिवाइडेड बाय पिकअप करंट कितना दिया हुआ 7.5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4। तो PSM की वैल्यू कितनी हो गई 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट ए वैलिड, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट ए वैलिड मेथड फॉर मेंटेनिंग द वोल्टेज विद इन लिमिट्स इन EHV ट्रांसमिशन लाइन्स। यानी कि EHV ट्रांसमिशन लाइन में हमारा कौन सा इसमें वैलिड मेथड नहीं है जो कि वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। वोल्टेज को मेंटेन करने से मतलब है कि जब हमारा वोल्टेज रेड्यूस हो जाता है तो उसको वोल्टेज को फिर से ओवरकम यानी कि फिर से इंक्रीज करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ शंट रिएक्टर। शंट रिएक्टर का मतलब ये हुआ कि आप पैरेलली में क्या, आप जो ट्रांसमिशन हमारा सिस्टम है उसके पैरेलल में आप क्या लगा दे रहे हैं, रिएक्टर लगा दे रहे हैं, यानी इंडक्टर आप लगा दे रहे हैं। तो शंट रिएक्टर जो होता है एक इसका काम होता है, ये हमारा जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है वो उसका सोर्स होता है। शंट रिएक्टर हमारा रिएक्टिव पावर का सोर्स होता है जो कि हमारे सिस्टम में सप्लाई करता है,
तो हमारे वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए काम आता है, यानी कि हमारे ये वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर ये क्या होता है, ये हमारा होता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर, जो कि हम लोग नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेड में चलाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर को ही हम जब नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेशन में चलाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। इसका भी काम क्या होता है, ये भी हमारा रिएक्टिव पावर्स का सोर्स होता है। ये सिस्टम को रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, जिससे वजह से हमारा जो सिस्टम में जो वोल्टेज का लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। तो ये भी वोल्टेज को लेवल को मेंटेन करता है, सिंक्रोनस कंडेंसर भी। शंट रिएक्टर भी, जो कि रिएक्टिव पावर का सोर्स होता है, ये भी हमारा सिस्टम में रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। और ये हमारा शंट कैपेसिटर बैंक, अब ये हमारा क्या करता है, अब शंट कैपेसिटर बैंक अब ये हमारा करता है, शंट कैपेसिटर बैंक रिएक्टिव पावर का सोर्स होता है। शंट कैपेसिटर बैंक रिएक्टिव पावर का सोर्स होता है, और जो शंट रिएक्टर होता है ये रिएक्टिव पावर का सिंक होता है। रिएक्टिव पावर का सिंक होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि रिएक्टिव पावर का सोर्स होता है। जो रिएक्टर होता है, यानी कि आप पैरेलल में इंडक्टर ही लगा रहे हो, तो क्या होता है, रिएक्टिव पावर का सिंक होता है। तो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। सपोज करते हैं हमारा सिस्टम में क्या हो गया, रिएक्टिव वोल्टेज ज़्यादा हो गया, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या पैरेलल में इंडक्टर लगा देते हैं या फिर रिएक्टर लगा देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग शंट रिएक्टर। ये क्या करता है, सिस्टम से रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि सिंक है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम में वोल्टेज है वो ज़्यादा से कम हो जाता है और हमारा वोल्टेज मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो जो शंट रिएक्टर है ये रिएक्टिव पावर का सिंक है, और जो शंट कैपेसिटर बैंक है ये हमारा रिएक्टिव पावर का क्या है, सोर्स है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि शंट रिएक्टर क्या होता है, शंट कैपेसिटर क्या होता है, और सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, ये सिंक्रोनस मोटर ही होता है, जो कि नो लोड कंडीशन में हम लोग ओवर एक्साइटेशन में चलाते हैं, तो रिएक्टिव पावर का जो क्या है, सप्लाई करता है। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जो शंट रिएक्टर होता है रिएक्टिव पावर का सिंक होता है, शंट कैपेसिटर होता है हमारा रिएक्टिव पावर का सोर्स होता है, और सिंक्रोनस कंडेंसर जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर को जब हम नॉर्मल नो लोड कंडीशन में ओवर एक्साइटेशन में चलाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर मैंने पहले बता दिया था कि जो शंट रिएक्टर होता है ये रिएक्टिव पावर का सोर्स होता है, नहीं, ये रिएक्टिव पावर का सिंक होता है। ओके, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ आपको दिया हुआ है, तो इन तीनों का काम क्या है, EHV ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को मेंटेन करने का काम आ रहा है। कोई वोल्टेज को घटा रहा है तो कोई वोल्टेज को बढ़ा रहा है, ओवरऑल वोल्टेज को मेंटेन ही कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ ऑटो ट्रांसफार्मर टैप चेंजिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसका यूज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में करते हैं। जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर टैप चेंजिंग का यूज करते हैं। टैप चेंजिंग करके हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर टैप चेंजिंग का हम लोग यूज EHV ट्रांसमिशन लाइन में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 दिया गया है, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, पॉलीफेज वाटमीटर्स आर मेड बाय अटैचिंग डैश इलेक्ट्रोडायनामोमीटर मूवमेंट्स ऑनटू वन शाफ्ट। यहाँ पर पूछा गया कि पॉलीफेज वाटमीटर्स में कितने इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर सिंपल है, हम लोग टू इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का यूज करते हैं, या फिर ऐसे सिंपल बोल सकते हैं हम लोग 2 वाटमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, पॉलीफेज यानी कि 3 फेज वाटमीटर में हम लोग जो 3 वायर वाटमीटर होता है उसमें हम लोग पावर को मेजरमेंट करने के लिए कितने का यूज करते हैं, 2 वाटमीटर का यूज करते हैं। 2 वाटमीटर का यूज करते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका जो करंट कॉइल होता है वो आपका इसका जो करंट कॉइल होता है जो फेज के सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो पोटेंशियल कॉइल होता है वो जो थर्ड वाला फेज है उसके एक रास हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो वाटमीटर यूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाटमीटर यूज करेंगे पॉलीफेज वाटमीटर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज इनकरेक्ट फॉर स्टेपर मोटर। अब यहाँ पर दिया गया कि स्टेपर मोटर के लिए कौन सा जो है फीचर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेपर मोटर को देख लेते हैं ये क्या होता है। तो जो हमारा स्टेपर मोटर होता है इसको बोलते हैं हम लोग ब्रशलेस डीसी इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं, ब्रशलेस डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। ये ब्रशलेस होने की वजह से ये मोस्ट रिलायबल मोटर होता है, इसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसका कुछ एडवांटेज देख लेते हैं स्टेपर मोटर का। ये क्या होता है, लो कॉस्ट होता है, स्टेपर मोटर की कास्ट लो होती है। और इसका क्या होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। थर्ड क्या होता है, ये होता है लो मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लो मेंटेनेंस या बोल दें, या फिर ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री बोल सकते हैं इसको हम लोग। या फिर ये इसका यूज होता है, इसका यूज अभी देख लेते हैं। और ये क्या होता है, हाई रिलायबिलिटी होता है, हाई रिलायबिलिटी। यूज कहाँ करते हैं हम लोग, स्टेपर मोटर यूज होता है हमारा रोबोटिक्स में हम लोग यूज करते हैं बहुत ज़्यादा स्टेपर मोटर का। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एक और एडवांटेज होता है स्टेपर मोटर का, ये होता है नो फीडबैक। इसमें क्या होता है, कोई फीडबैक नहीं होता है। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो नो फीडबैक ये तो सही है। कॉस्ट एफिशिएंट होता है यानी कि लो कॉस्ट तो सही है। ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री, या फिर बोले हम लो मेंटेनेंस, बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ये भी सही है। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, हाई कॉम्प्लेक्स सर्किटरी, इसका सर्किट जो कैसा होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दिया गया है, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स आर वेरी रेयर ऑन द पावर सिस्टम। ये सही है, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक जो होता है डायरेक्ट बहुत ही कम होता है, ये हमारा 3 से 5% होता है। जितने भी हमारे लाइटनिंग स्ट्रोक होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो उसका जो 3 से 5% ही हमारा डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक होता है, जो कि हमारे पावर सिस्टम पे डायरेक्ट हो जाता है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया गया, मोस्ट लाइटनिंग स्ट्रोक्स आर ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड्स। नहीं, जो लाइटनिंग स्ट्रोक होता है ये अपोजिट चार्ज क्लाउड्स की वजह से, अपोजिट चार्ज क्लाउड्स की वजह से होता है। यानी कि जो हमारे अपोजिट चार्ज के जो क्लाउड्स होते हैं उनके घर्षण की वजह से हमारा जो है बिजली जनरेट होती है। ठीक है, क्या होता है कि ये हमारा जो है कि क्लाउड है सपोज करते हैं, इसका जो अपर वाला सरफेस है यहाँ पर हमारा जो है कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और जो हमारा ग्राउंड में होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस वजह से हमारी जो है कि लाइटनिंग हो जाती है। तो अपोजिटिवली चार्ज क्लाउड की वजह से हमारा क्या होता है, लाइटनिंग होता है। सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड की वजह से नहीं होता है, अपोजिट जब चार्ज क्लाउड्स मिलते हैं तो उसकी वजह से हमारा लाइटनिंग होता है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन विल बी। अब यहाँ पर सिंपल है, कोई भी मान लेते हैं कि कोई भी बॉल है जो कि किसी हाइट से गिर रहा है, सपोज करते हैं यह हाइट से गिर रहा है, तो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में गिरेगा तो उसमें क्या होगा, हम इस बॉल पे हमारा मान लेते हैं इस बॉल का मास क्या है, यम है, और ये कितने हाइट पे, यह हाइट पे है। इसका कुछ एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर गिरेगा तो इसकी जो हो जाएगी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद
ये हवा में गिरते हुए ये कुछ मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट की वजह से हमारे इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी जो कि 1/2 mv² हो जाएगी। तो पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कारण गिर रही थी, उसके बाद इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। उसके बाद ये ग्राउंड पे गिरेगा, तो ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पर साउंड होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद साउंड एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, इफ ए वेक्टर इज वेक्टर एंड सी एंड के इज आर नॉन जीरो स्केलर देन सी प्लस के डॉट ए वेक्टर। यहाँ पर आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन पूछा गया, सी प्लस के ए वेक्टर। अब ये सी और क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, यानी सी की वैल्यू आपका जीरो नहीं है और के की वैल्यू भी आपकी क्या है, जीरो नहीं है। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्केलर्स हैं, स्केलर्स मतलब जिसमें कि आपका डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इसमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, स्केलर सी और की स्केलर है, ये वेक्टर क्या वेक्टर है, तो सी का मल्टीप्लाई डायरेक्ट ए में हो जाएगा, के का मल्टीप्लाई डायरेक्ट ए में हो जाएगा। तो सी ए वेक्टर प्लस के ए वेक्टर, आपका सिंपल आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, इफ एन इंस्ट्रूमेंट हैज जीरो ड्रिफ्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर विल बी। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझना है। अब पूछा है कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपका जीरो ड्रिफ्ट है, ठीक है, तो इसका जो एरर की पॉसिबिलिटी है, यानी कि एरर उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ड्रिफ्ट क्या होता है। ठीक है, सपोज करते हैं कोई क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सपोज करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, फिर भी इसमें क्या हो रहा है, आउटपुट कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें ड्रिफ्ट है। अगर कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं और इसमें जो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी ड्रिफ्ट नहीं, यानी कि ड्रिफ्ट क्या है, जीरो है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इनपुट कोई नहीं दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर ड्रिफ्ट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो जब इनपुट नहीं दे रहे हैं और आउटपुट जीरो है, तो उस केस में हमारा एरर भी तो जीरो होगा, क्योंकि हमें बिना इनपुट दिए आउटपुट नहीं मिल रहा है। जब इनपुट दे रहे हैं उसी के प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, यहाँ पर हमारा एरर क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन, अलग अलग वेदर कंडीशन में देखते हैं, अगर हम समर में देखते हैं, समर में इसी इंस्ट्रूमेंट को कोई पर्सन 1 है जो कि इसमें कोई भी इनपुट नहीं देता है और उसका आउटपुट देखता है, उस केस में भी आपका ड्रिफ्ट जीरो है। और अगर मान लेते हैं विंटर कंडीशन में देख लेते हैं, अगर विंटर कंडीशन में इसी इंस्ट्रूमेंट को कोई अदर पर्सन है जो कि कोई भी इनपुट नहीं देता है, उस केस में भी अगर आपका आउटपुट जीरो है, तो उस टाइम में आपका क्या है, ड्रिफ्ट जीरो है। अगर रेनी सीजन समझ लेते हैं, अगर कोई रेनी सीजन है, उस सीजन में क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में अगर हम कोई भी इनपुट नहीं देते हैं, कोई अदर पर्सन सी ये सपोज कर लीजिए कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वहाँ पर कोई भी इनपुट नहीं दे रहा है और आपका आउटपुट भी कोई नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी ड्रिफ्ट जीरो है। तो अलग अलग पर्सन द्वारा अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन में, अलग अलग वेदर कंडीशन में जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ड्रिफ्ट आपका क्या हो रहा है, जीरो मिल रहा है। तो अगर आप ओवरऑल आप देखेंगे तो आपका जो एरर आ रहा है इस वाले समर कंडीशन में, विंटर कंडीशन में, रेनी कंडीशन में, या फिर अलग इन्वायरमेंट कंडीशन, जो भी वेदर कंडीशन, या फिर अलग कोई भी जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस में आप इस इंस्ट्रूमेंट को रख रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपका ड्रिफ्ट जीरो आ रहा है, तो अगर यहाँ पर एरर की आप बात करेंगे तो एरर ऑलमोस्ट आपको यहाँ भी कांस्टेंट ही मिलेगा, यहाँ भी वही एरर, यहाँ भी वही है, तो एरर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस जीरो ड्रिफ्ट के केस में क्या बस कब आ रहा है, जब जीरो ड्रिफ्ट आएगा तभी, समर कंडीशन में भी जीरो ड्रिफ्ट आए, विंटर में भी और रेनी सीजन में भी, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो एरर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 33 उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 33, इन ए डैश पावर प्लांट
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल है इसका इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि mgh, यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी हाइट से। ये मान लेते हैं ये डैम है, ठीक है, ये डैम है, यहाँ पर क्या पानी भरा हुआ है यहाँ तक। ये जो पानी हमारा जो किसी हाइट से गिरता है, टरबाइन के ब्लेड पर फोर्स करता है, यानी कि प्रेशर डालता है, जिससे वजह से हमारा टरबाइन घूमता है। तो किसी हाइट पर है तो पानी गिरेगा, तो इसमें क्या हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उस मैकेनिकल एनर्जी को देन हमारा टरबाइन क्या कर देगा, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा अल्टरनेटर के थ्रू, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है इसमें कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, द सब कंडक्टर्स ऑफ ए बंडल्ड कंडक्टर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर बंडल्ड कंडक्टर क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेज हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। बंडल्ड कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर, ठीक है। अब इसको तो हम लोग सबसे पहले, जैसे कि आप देखते होंगे ऐसे बंडल्ड कंडक्टर होता है, इस तरह से आपको स्पेसिंग प्रोवाइड किया जाता है बंडल्ड कंडक्टर में, ठीक है। तो जो बंडल्ड कंडक्टर होता है इसमें जो सब कंडक्टर्स होते हैं इन्हीं को सब कंडक्टर्स बोलते हैं। ये जो दिया गया है 1 2 3 4, इनको सब कंडक्टर्स बोलते हैं। और ये जो होता है ये लगाया गया स्पेसर्स है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसर्स। ये होता है सब कंडक्टर्स, सब कंडक्टर्स। तो जो सब कंडक्टर्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो तो होता है 30 सेंटीमीटर। ये तो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बंडल्ड कंडक्टर्स का मेनली यूज क्यों करते हैं। तो इसका मेनली यूज होता है, हम लोग इससे क्या करते हैं, इट रेड्यूसेस कोरोना लॉस। इससे क्या होता है, हमारा कोरोना लॉस जो होता है रिड्यूस होता है। और इसके अलावा जो रेड्यूस करता है, रेडियो इंटरफेरेंस रेड्यूस करता है, रेडियो इंटरफेरेंस रेड्यूस करता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी होती है, जो हमारी ट्रांसमिशन इफिशियंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। हमारी ट्रांसमिशन इफिशियंसी जो होती है इम्प्रूव हो जाती है, ट्रांसमिशन इफिशियंसी इम्प्रूव। अब हम लोग देखते हैं बंडलिंग करने से क्या क्या और एडवांटेज है। बंडलिंग करने से होता है आपकी जो इंडक्टेंस की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷ ln ऑफ log ऑफ GMD डिवाइडेड बाय क्या होता है, GMR होता है। अब अगर आपने बंडलिंग कर दिया है तो आपका ज्योमेट्रिक मीन जो रेडियस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इंडक्टेंस कम होने की वजह से हमारा रिएक्टेंस कम हो जाता है, इंडक्टेंस कम तो रिएक्टेंस कम, ठीक है। रिएक्टेंस कम होने की वजह से हमारा जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है P = VS VR अपान X साइन डेल्टा होता है। अब यहाँ पर हमारा रिएक्टेंस कम हो गया और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखिए कितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं हमारे बंडल कंडक्टर के। बंडलिंग करने से हमारे इंडक्टेंस कम हो गए, रिएक्टेंस कम होगा, रिएक्टेंस कम होने की वजह से हमारी जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में वो क्या हो गई, इम्प्रूव हो गई। पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आपकी इम्प्रूव हो जाती है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बंडल कंडक्टर से, जो कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी एडवांटेज आपको हमने बता दिया है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको एक रफ डायग्राम आपको बता दिया है बंडल कंडक्टर जो कि ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। ये स्पेसर्स होता है और ये सब कंडक्टर्स होते हैं जिनके बीच में हमारे जो डिस्टेंस होती है 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन नंबर 35 है, एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द रिकमेंडेड ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इसकी जो लेंथ होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ होती है ये होती है आपकी 150 मोर देन 150 किलोमीटर। क्या होती है, मोर देन 150 किलोमीटर, ओके।
150 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारा होता है 100 kV से ज़्यादा, मोर देन 100 kV। 100 kV से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसको हम लिख दे रहे हैं मोर देन 100 kV। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती है, इसकी जो लेंथ होती है हमारी 60 टू 150 किलोमीटर होती है, 60 टू 150 किलोमीटर। और जो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो होता है 20 से 100 kV तक। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इसकी जो लेंथ कितनी होती है, अप टू 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर तक लेंथ होती है। और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है कितना होता है, 20 kV तक होता है, यानी 20 kV से लेस तक होता है। ठीक है, अप टू 20 kV, अप टू 20 kV। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने जितने भी बताए हैं ये आने वाले आपके जो भी जेई या फिर एक एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एबव 100 kV। और लेंथ क्या हो जाएगी, 150 किलोमीटर से एबव। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अब यहाँ पर सिंबल दिया गया आपका कि सिंबल किसका है, पूछा गया था गिवन सिंबल इज यूज फॉर। ये सिंबल जो आपका ये जो दिख रहा है ये सिंबल है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग का। किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग का, जो कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किस रेटिंग के मोटर के लिए यूज करते हैं, जो मोटर 20 हार्स पावर से अधिक रेटिंग होती है उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग का यूज करते हैं इंडक्शन मोटर में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कुछ और स्टार्टर। एक होता है ड्यूएल स्टार्टर। ड्यूएल स्टार्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका भी यूज हम लोग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। और इसको कहाँ तक यूज करते हैं, अप टू 5 हार्स पावर, 5 हार्स पावर तक के मोटर के लिए यूज करते हैं। और स्टार डेल्टा स्टार्टर देख लेते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका यूज कहाँ तक करते हैं हम लोग, 5 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर तक की मशीन के लिए हम लोग या फिर इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। ये तीनों स्टार्टर आप याद कर लेंगे, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया, हे ब्रिज इज नॉट एक्यूरेट इफ द वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ द इंडक्टर बीइंग मेजर्ड। स्पेशली यहाँ पर आपको हे ब्रिज के बारे में पूछा गया है कि इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि हे ब्रिज किस क्वालिटी फैक्टर से लेकर के आपको मेजरमेंट, किस क्वालिटी फैक्टर के लिए आपको मतलब यूज किया जा सकता है। तो इनडायरेक्टली पूछा गया हे ब्रिज किसके लिए इनएक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेट नहीं है। तो आपको पता है ये जो हे ब्रिज होता है, हे ब्रिज जो होता है इसका यूज कहाँ करते हैं हम, इसका यूज करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को मेजरमेंट के लिए। कहाँ करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए करते हैं। और ये किस तरह के सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करता है, और ये वेरी हाई सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करता है। वेरी हाई इंडक्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। या फिर ऐसे बोलें हाई क्वालिटी फैक्टर, हाई क्यू फैक्टर को क्या मेजर करता है। मेनली जो हाई क्यू फैक्टर से मतलब है यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू होती है 10 से ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी 10 से कम नहीं होना चाहिए। जो इसकी क्यू की वैल्यू 10 से ज़्यादा अगर क्यू की वैल्यू क्वालिटी फैक्टर है तो उस केस में हम लोग हे ब्रिज का यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें मोर देन 100 ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, मोर देन 1000 ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिटवीन 100 एंड 1000 ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका होगा लेस देन 10, लेस देन 10 लिखा हुआ, और यहाँ पर आपको क्या पूछा नॉट एक्यूरेट, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेस देन 10 के लिए आपका एक्यूरेट नहीं है, मोर देन 10 के लिए आपका एक्यूरेट है। कौन सा, हे ब्रिज। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मैक्सवेल ब्रिज। जो मैक्सवेल ब्रिज क्या होता है, मैक्सवेल ब्रिज कहाँ तक यूज करते हैं, मैक्सवेल ब्रिज का भी यूज भी हम लोग इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं। इसका यूज करते हैं हम लोग मीडियम क्यू फैक्टर के लिए, मीडियम क्यू फैक्टर, यानी कि आपका मीडियम इंडक्टेंस को मेजर करता है मैक्सवेल ब्रिज। और हमारा जो हे ब्रिज होता है, हे ब्रिज जो होता है हमारा, हे ब्रिज ये एडवांस फॉर्म होता है किसका, मैक्सवेल ब्रिज का, एडवांस फॉर्म ऑफ
एडवांस फॉर्म ऑफ मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज का ही हमारा एडवांस फॉर्म जो होता है हे ब्रिज होता है, क्योंकि जो मैक्सवेल ब्रिज होता है ये मीडियम इंडक्टेंस यानी मीडियम क्यू फैक्टर तक के इंडक्टेंस को मेजर करता है, और हे ब्रिज क्या होता है हमारा हाई क्वालिटी फैक्टर यानी हाई इंडक्टेंस वैल्यू की इंडक्टेंस को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया है, यहाँ पर पीएलसी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि डैश इज नॉट ए ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब यहाँ पर पूछा गया कि जो पीएलसी होता है इसमें कौन सा आपका ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं पीएलसी। पीएलसी में कितने हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो पीएलसी जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर, इसके हमारे 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। कितने? 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। उनको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद उसमें से हम लोग देख लेंगे कौन सा ग्राफिकल है और कौन सा टेक्सचुअल है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो होता है लैडर लॉजिक। क्या होता है? लैडर लॉजिक होता है, जिसको हम लोग एलडी से डिनोट करते हैं। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। सेकंड होता है फंक्शनल। सारे प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना और इसको याद कर लेना। ठीक है, मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। नेक्स्ट होता है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम इसको बोलते हैं हम लोग, या बीडी, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। थर्ड क्या होता है? थर्ड हमारा होता है सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट्स। सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट इसको बोलते हैं हम लोग SFC। फोर्थ नंबर का होता है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, इसको बोलते हैं ST। और लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा था कोर्स लास्ट नंबर 5, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन लिस्ट। ये होता है IL। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दूसरे कलर में मैं बताता हूँ। अब यहाँ ऊपर के जो आपको 3 दिख रहे हैं, यानी कि लैडर लॉजिक, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, ये जो तीनों होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल प्रोग्राम लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? ग्राफिकल प्रोग्राम लैंग्वेज बोलते हैं। ग्राफिकल प्रोग्राम लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 2 नीचे के होते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शन लिस्ट। इनको हम लोग बोलते हैं टेक्सचुअल। क्या बोलते हैं? टेक्सचुअल प्रोग्राम लैंग्वेज। टेक्सचुअल प्रोग्राम लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा नहीं है? तो ग्राफिकल में यही तीनों आते हैं, लैडर लॉजिक, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, सिक्वेंशियल फंक्शनल। तो सिक्वेंशियल तो है, लैडर लॉजिक तो है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम तो है। स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट जो है हमारा ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये कैसा है? टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल है। आने वाले जितने भी AE के एग्जाम में हैं, आप इन सब सारे पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया है? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, स्टैटिक क्रैमर ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया कि जो स्टैटिक क्रैमर ड्राइव होता है ये किसका एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि स्टैटिक क्रैमर ड्राइव होता क्या है। जो स्टैटिक क्रैमर ड्राइव है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जो स्टैटिक क्रैमर ड्राइव है इसका यूज हम लोग करते हैं इंडक्शन मोटर के हम लोग स्पीड कंट्रोल में करते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल में हम लोग स्टैटिक क्रैमर ड्राइव का यूज करते हैं। और एक कहाँ से कहाँ तक स्पीड को कंट्रोल करता है? ये लेस देन, इसका यूज कहाँ तक करते हैं हम लोग? लेस देन सिंक्रोनस स्पीड या फिर हाफ ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड
तक के स्पीड तक हम लोग कंट्रोल करते हैं। मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड से या तो लेस हो या तो फिर उससे हाफ हो, ठीक है, वहाँ तक की स्पीड को हम लोग कंट्रोल करते हैं इंडक्शन मोटर की। ड्राइव का नाम क्या है? स्टैटिक क्राइमेट ड्राइव, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो रोटर सर्किट होता है, यानी कि स्टैटिक क्राइमेट ड्राइव में क्या होता है, जो रोटर सर्किट होता है इंडक्शन मोटर का, रोटर सर्किट जो होता है इंडक्शन मोटर का, इंडक्शन मोटर का जो रोटर सर्किट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज अपोजिट फेज की वोल्टेज को, किसको, अपोजिट फेज की वोल्टेज को इंजेक्ट करते हैं, अपोजिट फेज की वोल्टेज, अपोजिट फेज की वोल्टेज को इंजेक्ट करके हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं इंडक्शन मोटर की। कहाँ पर स्पीड, कितना स्पीड कंट्रोल करते हैं, सिंक्रोनस स्पीड से कम, और उसके हाफ स्पीड तक हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। अब एक मेथड और है, उसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। अब जो स्टैटिक क्राइमेट ड्राइव होता है, स्पेशली ये जो होता है, एक होता है स्कीम जिसको बोलते हैं स्लीप पावर रिकवरी स्कीम, स्लीप पावर रिकवरी स्कीम जिसको बोलते हैं हम लोग, स्लीप रिकवरी स्कीम जिसको बोलते हैं, स्लीप रिकवरी स्कीम। स्पेशली जो ये स्कीम होता है ना, इसी का यूज हम लोग जो इंडक्शन मोटर होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और इसमें दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट हैं, मतलब दो तरह के इसमें ड्राइव का एग्जांपल है। एक होता है स्टैटिक क्राइमर ड्राइव, स्टैटिक क्राइमर, स्टैटिक क्राइमर ड्राइव, और जो दूसरा होता है स्टैटिक शियर बस ड्राइव, स्टैटिक शियर बस, SERBIUSDRIV, स्टैटिक शियर बस ड्राइव और स्टैटिक क्राइमर ड्राइव। तो हमने स्टैटिक क्राइमर ड्राइव तो देख लिया है, और स्टैटिक शियर बस ड्राइव देख लेते हैं। स्टैटिक शियर बस ड्राइव भी क्या करता है, इंडक्शन मोटर की हमारी स्पीड कंट्रोल करता है, ठीक है। अब वो जो स्टैटिक क्राइमेट ड्राइव होता है, ये हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट पावर कंट्रोल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पावर कंट्रोल। यानी कि इस तरह के जो ड्राइव से कंट्रोल हम लोग करते हैं उसमें हमारे कांस्टेंट पावर कंट्रोल होता है, ठीक है। और स्टैटिक शियर बस ड्राइव का यूज करके हम लोग जब स्पीड कंट्रोल करते हैं तो उस तरह के कंट्रोल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टार्क कंट्रोल, कांस्टेंट टार्क कंट्रोल। यानी कि इस स्टैटिक शियर बस ड्राइव में हमारा जो टार्क होता है कांस्टेंट होता है, स्टैटिक क्राइमेट ड्राइव में आपका जो पावर कांस्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी आने वाली जो भी एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। ये दो पॉइंट्स आप जरूर नोट डाउन कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो स्लीप रिकवरी स्कीम कहाँ यूज होता है, इसके कितने कितने पार्ट है, कौन कौन से किस किस तरह के ड्राइव इसके अंतर्गत आते हैं, और कैसे हम लोग जो है कि स्पीड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों हमारा ड्राइव है, ये दोनों ड्राइव हमारा क्या करता है, सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड तक की ही हमारा जो स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड करता है। कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होती हैं, उसको करके हम लोग सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो देखने की ज़रूरत नहीं है, और बात की चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 40 उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स इज नॉट सूटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ पर दिया गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हमारा कौन सा इंसुलेटर जो है सूटेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बारी बारी से जितने भी इंसुलेटर दिए गए हैं उन सारे इंसुलेटर को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सस्पेंशन इंसुलेटर दिया गया, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है कहाँ यूज होता है, मोर देन 33 kV लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है, यानी कि हाई वोल्टेज लाइन के लिए यूज होता है। और इसमें ये सस्पेंशन इंसुलेटर क्या होता है, डिस्क का एक क्या होता है, ग्रुप होता है। अब इसमें जो डिस्क लगे होते हैं, इसमें सीरीज में डिस्क लगे होता है, और जो ईच डिस्क होता है, मतलब प्रत्येक डिस्क जो होता है वो 11 kV के लिए डिजाइन होता है। मतलब कई डिस्क से मिलकर ये बना होता है, इस तरह का कुछ होता है आपका, इस तरह से ऐसे, इस तरह से आपका मिलकर बना होता है, ठीक है। जो ईच डिस्क होता है ये 11 kV के लिए आपका जो है डिजाइन होता है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज में करते हैं, 33 kV से एबव में करते हैं। इसमें डिस्क होता है, और जो एक
प्रत्येक डिस्क होता है 11 KB के लिए डिजाइन होता है। ठीक है, ये तो हो गया, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में इसको यूज करेंगे ही नहीं, इसको हम लोग कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर का यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। ठीक है, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कहाँ तक, अप टू 11 KB, यानी कि 11 KB से लेस वोल्टेज के लिए कहाँ तक करते हैं, 11 KB से लेस वोल्टेज तक करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर किस मटेरियल का बना होता है, पोर्सिलेन, पोर्सिलेन मटेरियल का बना होता है, पोर्सिलेन मटेरियल का बना होता है। स्टे इंसुलेटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं एग इंसुलेटर भी बोलते हैं। स्टे इंसुलेटर को ही हम लोग एग इंसुलेटर बोलते हैं, और स्टे इंसुलेटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गाई इंसुलेटर भी बोलते हैं, गाई इंसुलेटर। तो एक ही इंसुलेटर के 3 नाम है, या तो इसको स्टे इंसुलेटर नाम दे दिया जाएगा, या तो एग बोल दिया जाएगा, या तो गाई इंसुलेटर बोल दिया जाएगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है हमारा, यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है हमारा मीडियम या फिर लो वोल्टेज लाइन में। इसका यूज कहाँ होता है, मीडियम या लो वोल्टेज, मीडियम या लो वोल्टेज लाइन में, लो वोल्टेज लाइन में। स्पेशली कहाँ यूज होता है, मीडियम या लो वोल्टेज लाइन में, स्पेशली आपको देखने को मिल जाएगा रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको रेलवे में आपको देखने को मिल जाएगा। रेलवे आप पोल आप देखोगे कभी कभी, जो रेलवे का पोल होता है, रेलवे का पोल होता है, यहाँ से आपकी जो लाइन आती है, इस पोल होता है यहाँ पर आपको इंड पार्ट पे लगा होता है इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर आपका इंसुलेटर लगा रहेगा, उसके बाद यहाँ से आपको ग्राउंड से क्लैंप के द्वारा यहाँ पर बंधा रहेगा। तो ये जो हमारा स्टे वायर, इसको बोलते हैं स्टे वायर, ये तो हमारा स्टे वायर होता है, और ये हमारा क्या होता है, स्टे इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग एग इंसुलेटर भी बोलते हैं। तो जो हमारा ये स्टे इंसुलेटर होता है, ये जो स्टे वायर के मिडिल में कनेक्ट होता है, मिडिल में, ताकि हमारा अगर किसी तरह से अगर एक्सीडेंटली क्या होता है कि हमारा ये जो लाइन है इस पोल में कनेक्ट हो जाए, या फिर ये जो लाइन है इस स्टे वायर में कनेक्ट हो जाए, तो ये जो करंट का फ्लो है ग्राउंड में ना आ सके, कोई भी सपोज करते हैं कोई भी पर्सन जा रहा है और इसके संपर्क में ना आए। ठीक है, तो इसी को इंसुलेट करने के लिए हम लोग स्टे इंसुलेटर यहाँ पर बीच में यूज करते हैं स्टे वायर के। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जनरली देखने को मिल जाएगा रूरल एरिया में, या फिर रेलवे में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, कहाँ यूज होता है, मीडियम एंड लो वोल्टेज लाइन में यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर का यूज कहाँ होता है, इसका जो यूज होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका यूज जहाँ हम लोग करते हैं पिन इंसुलेटर का, पिन इंसुलेटर का जो हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, दोनों में करते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन कहाँ तक करते हैं, अप टू 33 KB। कहाँ तक करते हैं, अप टू 33 KB। 33 KB से ज़्यादा के ट्रांसमिशन लाइन में हम अगर करते हैं पिन इंसुलेटर का यूज, तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनइकोनॉमिकल, जिसकी वजह से हम लोग पिन इंसुलेटर का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करते हैं, सस्पेंशन इंसुलेटर का। तो 33 KB तक के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पिन इंसुलेटर का यूज करेंगे, और 33 KB से ज़्यादा में हम लोग किसका यूज करेंगे, सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो था आज का क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप नोट डाउन करेंगे अच्छे से। और मैं बता दूं आपको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप कापी पेन लेके बैठ जाना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट डाउन कर लेना। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इससे आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।